हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, ये क्यों किया जाता है, कितने तरह से हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस करने के पीछे हमारा मेन पर्पस क्या होता है, क्या यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं हम फंडामेंटल एनालिसिस करते समय। ठीक है, तो आज हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। आज हम बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस के टॉपिक पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां का वो फंडामेंटल एनालिसिस ही करके चलते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए ना, अगर आपने भी कभी कहीं पर इन्वेस्ट करना हो किसी कंपनी में तो आप सबसे पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस ही करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, इसके अंदर आप क्या क्या फैक्टर्स एनालाइज करते हो। ठीक है, तो चलिए हम इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है और अगर आप भी कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो आप भी इजीली फंडामेंटल एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट के अंदर दो तरह के लोग प्रेजेंट होते हैं। दो तरह के लोग प्रेजेंट होते हैं, ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, स्टॉक मार्केट में जहां पर, अब स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट इज द प्लेस वेयर सिक्योरिटीज ऑफ डिफरेंट कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। एक ऐसा प्लेस जहां पर अलग अलग कंपनीज की सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सभी चीजें सेल परचेज की जाती हैं। उस प्लेस को, उस मार्केट को हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। ऐसा मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है। अब स्टॉक मार्केट के अंदर आपको दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं, वन इज ट्रेडर एंड सेकेंड इज इन्वेस्टर्स। ट्रेडर्स कौन होते हैं? ट्रेडर्स में वो सभी लोग शामिल होते हैं जो कि एक कंपनी के स्टॉक प्राइसेस की मूवमेंट, स्टॉक प्राइस की मूवमेंट के बेसिस पर एक कंपनी के शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। यानी कि जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो कि एक कंपनी की स्टॉक प्राइसेस की मूवमेंट में, स्टॉक प्राइसेस में जितना भी मूवमेंट होता है, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, सेल कर देंगे। अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं तो वो शेयर्स को परचेज कर लेंगे। तो यानी कि ये वो लोग हैं जो कि एक कंपनी के शेयर प्राइस की मूवमेंट के बेसिस पे उस कंपनी के शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ शेयर प्राइस मूवमेंट। ठीक है, अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं, प्राइसेस कम हो रहे हैं तो वो शेयर्स को परचेज कर लेंगे और प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो शेयर्स को सेल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेडर्स काम करते हैं। दूसरे टाइप के जो लोग प्रेजेंट होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर वो होते हैं इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, आपको ट्रेडर्स तो समझ में आ गया। ट्रेडर्स वो लोग हैं जो कि एक कंपनी के शेयर प्राइस की मूवमेंट के बेसिस पे उस कंपनी के शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स वो लोग हैं जो कि एक कंपनी के शेयर प्राइस की मूवमेंट को कंसीडर नहीं करते। शेयर प्राइस मूवमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता इनके द्वारा। ये क्या करते हैं, ये एक कंपनी के बिजनेस को स्टडी करते हैं। कंपनी के बिजनेस के बेसिस पे कंपनी का एंटायर बिजनेस चेक करते हैं। कंपनी के बिजनेस को देखकर कि वो बिजनेस किस चीज का है, किस प्रोडक्ट में एक कंपनी, किस प्रोडक्ट और किस सर्विस में एक कंपनी डील कर रही है, कंपनी कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं, उस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, एम्प्लॉइज हैं, वो कितने ज्यादा एफिशिएंट है। यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो किसी भी कंपनी के शेयर्स को परचेज करेंगे, ये डिसीजन लेने से पहले वो उस कंपनी के शेयर प्राइस की मूवमेंट को नहीं देखेंगे, बल्कि वो उस कंपनी के बिजनेस को स्टडी करेंगे। और बच्चों, यही कंपनी के बिजनेस को स्टडी करने का एंटायर प्रोसेस ही तो फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। ठीक है,
तो फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत किसको पड़ी? इन्वेस्टर्स को ही ना। और स्टार्टिंग में हमने यही तो बात की कि जब कोई पर्सन किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, आप कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी कि आप किसी कंपनी के शेयर परचेज करके उस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हो, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करोगे। ठीक है। अब फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत ट्रेडर्स को तो नहीं होती, बिकॉज ट्रेडर्स का तो काम क्या है कि शेयर प्राइसेस, अगर किसी कंपनी के शेयर के प्राइसेस जो हैं अगर वो बढ़ जाते हैं तो वो शेयर सेल कर देंगे, अगर शेयर प्राइस डाउन चले जाते हैं तो वो परचेज कर लेंगे। वो सिर्फ शेयर प्राइस मूवमेंट को कंसीडर करते हैं व्हाइल बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी। लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स को फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। ये किसी कंपनी के शेयर प्राइस की मूवमेंट के बेसिस पे उस कंपनी के शेयर्स बाय और सेल नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, उस कंपनी के बिजनेस को स्टडी करते हैं। कंपनी के बिजनेस की डिटेल स्टडी करने के बाद ही ये उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। तो इसी तरीके से किसी इन्वेस्टर के द्वारा कंपनी के एंटायर बिजनेस को स्टडी करने का जो पूरा प्रोसेस है उसे ही हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द each and every factor related to the business of the company will considered as fundamental analysis। ठीक है। अब आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कुछ आइडिया मिला। अब क्वेश्चन ये आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस करने की पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। आपको ये तो समझ में आ गया कि इन्वेस्टर्स को ही जरूरत पड़ती है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते समय उन्हें फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक्चुअल में इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस को अगर हम कंक्लूड करें तो हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब होता है किसी भी कंपनी के बिजनेस को जानना। ठीक है, बिजनेस को स्टडी करना, उस कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में जानना और उन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करना, उन सभी फैक्टर्स को स्टडी करना जिससे कि उस कंपनी की प्रेजेंट कंडीशन के बारे में हमें पता चल सके और उस कंपनी के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, उस कंपनी के जो फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको आइडिया मिल सके। इस चीज को ही तो हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। आप कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा तो आप सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करोगे, यानी कि आप उस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिटेल्ड स्टडी करोगे कि ये बिजनेस किस चीज का है, इस बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये बिजनेस प्रॉफिट कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पर मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस बिजनेस के, प्रोडक्ट रिसर्च में ये बिजनेस कितना आगे है। ये सब चीजें एनालाइज करोगे तो कंपनी के बिजनेस को डिटेल स्टडी करना, उस कंपनी के प्रॉफिट्स के बारे में जानना और उन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करना जिससे कि उस कंपनी के बिजनेस की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में हमें पता चल सके और साथ ही उस कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, फ्यूचर में वो कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर सकती है, इस चीज का हमें आइडिया मिल सके। ऐसे फैक्टर्स को एनालाइज करने का एंटायर प्रोसेस ही फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। सो फंडामेंटल एनालिसिस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इज द एनालिसिस ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हेल्थ, here health means financial health of a firm, financial health and competitors and markets, इन सभी चीजों को एनालाइज करना ही फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। क्लियर? क्वेश्चन ये आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस किया क्यों जाता है। अब आपको इतनी क्लैरिटी तो हो गई ना, फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, हम अपना पैसा लगाते हैं, तो हम किस एक्सपेक्टेशन में पैसा लगाते हैं उस फर्म में, यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो फर्म फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करे। इसी वजह से यही एक्सपेक्ट करके ही तो हम उस फर्म में पैसा लगाते हैं। तो हमारी इसी एक्सपेक्टेशन की फुलफिलमेंट के लिए ही हम सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, आफ्टर दैट उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। अगर ये एनालिसिस करने के बाद अगर हम सेटिस्फाइड हैं तो हम उस कंपनी में पैसा लगाएंगे। अगर उस कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रही है वो फर्म, उस फर्म के जितने भी फैक्टर्स हैं, उस फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ को रिप्रेजेंट करने वाले सारे फैक्टर्स अगर हमें सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लेंगे।
और हम उस फर्म में जब इन्वेस्ट करेंगे वो फर्म ग्रो करेगी, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में इसका जो मीनिंग था वो आपको समझ में आ गया है कि फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत किसे पड़ती है, ये कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या फैक्टर्स एनालाइज किए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अंदर बेसिकली ये एनालिसिस, मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी के बिजनेस को स्टडी करने का एंटायर प्रोसेस कहलाता है फंडामेंटल एनालिसिस। सो फंडामेंटल एनालिसिस इज अ प्रोसेस ना, तो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या क्या एनालिसिस करते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हम दो टाइप का एनालिसिस करते हैं बच्चों, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस and the second one is quantitative analysis. As the name suggests, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम उन सभी चीजों को एनालाइज करते हैं, उन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं जिसको हम नंबर्स में नहीं जान सकते। यानी कि ऐसे फैक्टर्स को स्टडी करना जिन्हें नंबर्स के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जिन्हें न्यूमेरिकल टर्म्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, उन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करने का प्रोसेस, उन सभी फैक्टर्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं जिन्हें हम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिन्हें न्यूमेरिकल टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन्हें हम नंबर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इन्हें नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, बेसिक क्लैरिटी तो आपको हो गई। अब हम इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, जिनको मिलाकर ही फंडामेंटल एनालिसिस बनता है। इन्हीं दोनों चीजों को एनालाइज करके ही हम एक कंपनी के बिजनेस की डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं और उसे ही हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। क्लियर? तो अभी हमें इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है ना, तभी हमें पता चलेगा कि एक कंपनी के बिजनेस की डिटेल्ड स्टडी कैसे होती है। ठीक है, तो हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? इसका मतलब होता है, पहली चीज तो आपको समझ में आ गई, ऐसे फैक्टर्स को एनालाइज करना, ऐसे फैक्टर्स की स्टडी करना which can't be measured in monetary terms, or we can say the study of those factors which can't be expressed in numbers, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर हम कौन कौन से फैक्टर्स की स्टडी करते हैं। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेकर चल सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया कि एक कंपनी का एक कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है और सर्विसेज हैं जिनमें वो बिजनेस डील कर रही है, जिसमें वो कंपनी डील कर रही है, ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जानना, उस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स के साथ जो कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट कंपनी क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रही है, कॉम्पिटिटर से कितना आगे है वो फर्म। ठीक है, साथ ही वो फर्म प्रोडक्ट रिसर्च में कितना काम कर रही है। ठीक है, उस कंपनी के जो ब्रांड इमेज है, लोगों के माइंड में उस कंपनी की ब्रांड इमेज कैसी है। ठीक है, उस कंपनी की मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कंसीडर व्हाइल एनालाइजिंग अ फर्म, कि उस फर्म की मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब मैनेजमेंट अच्छी होती है। अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो ऑब्वियसली वो बिजनेस ग्रो करेगा और उस फर्म में इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेनिफिशियल कहलाएगा। तो हम जब क्वालिटेटिव फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं तो उसमें मैनेजमेंट की एफिशिएंसी चेक करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है, एम्प्लॉइज जो हैं वो कितने सपोर्टिव हैं, एम्प्लॉइज कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करना ही क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है अंडर फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ फैक्टर्स भी प्रेजेंट किए गए हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर जो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप
उस कंपनी के बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हो, उस कंपनी की मैनेजमेंट को स्टडी करते हो, उस कंपनी का कितना कंपटीशन है मार्केट में, कितना कंपटीशन उस फर्म को फेस करना पड़ रहा है उसके बारे में जानते हो। देन उस फर्म की एनुअल रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स को एनालाइज करना, ये सभी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। तो यही बच्चों क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस का जो कॉम्बिनेशन है उसे ही तो हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस में जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स की जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, कंपनी की जो डिमांड सप्लाई का एस्टिमेशन है वो, ये सब चीजें इसी के अंदर ही तो काउंट होती है। तो इन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करना ही फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस आई होप आपको क्लियर हो गया है। ऐसे फैक्टर्स को स्टडी करना जिन्हें हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कंपटीशन है, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी है, एम्प्लॉय की कोऑपरेटिवनेस है। ठीक है, कंपनी की प्रोडक्ट रिसर्च में कितना कंट्रीब्यूशन है, कंपनी का ब्रांड इमेज कितना कैसा है, लोगों के माइंड में कंपनी के प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। ठीक है, कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसी हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जब हम एनालिसिस करते हैं इन्वेस्ट करने से पहले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स को स्टडी करना ही क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम उन सभी फैक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिससे हमें उस कंपनी का सारा आइडिया मिल जाए। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसमें तो हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं, यानी कि सिर्फ जो जैसे कि प्रॉफिट्स हैं, उस कंपनी के असेट्स, लायबिलिटीज, उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। बट जो बाकी के जो फैक्टर्स हैं, जैसे हमने ये फैक्टर्स के बारे में बात करी, इन सभी फैक्टर्स को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, और इस एनालिसिस को करने का हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि कंपनी के बारे में हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, और एक और बात कि क्वालिटेटिव एनालिसिस जब एक कंपनी का किया जाता है तो वो इन्वेस्टर टू अब क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के बाद एक फर्म अच्छी है या नहीं है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक कंपनी अच्छी है या नहीं है, ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करता है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि देखिए ये जितने भी फैक्टर्स हैं जिनको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में स्टडी कर रहे हैं, अब उन सभी फैक्टर्स के बेसिस पे कंपनी सही है या नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के पर्पस से, के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। क्योंकि हो सकता है कि एक पर्सन के अकॉर्डिंग, एक इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं है। हो सकता है कि एक पर्सन के माइंड में कंपनी के ब्रांड की बहुत ज्यादा वैल्यू है, दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग कंपनी के ब्रांड की कोई वैल्यू नहीं है, हो सकता है ना। तो यानी कि क्वालिटेटिव फैक्टर्स को जब स्टडी किया जाता है तो कंपनी अच्छी है या नहीं है, आफ्टर क्वालिटेटिव एनालिसिस द कंपनी इज गुड और नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट वेरी फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें क्या क्या चीजें स्टडी की जाती हैं। अब क्यों किया जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस? क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां पर अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज में कंपनी डील कर रही हो, जहां पर उस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा हो। ठीक है, जो कंपटीशन फेस करने के लिए कंपनी के पास अच्छी स्ट्रेटजीज हों, प्रोडक्ट रिसर्च में कंपनी आगे हो, ब्रांड इमेज अच्छी हो, कंपनी की मैनेजमेंट एफिशिएंट हो, कंपनी के एम्प्लॉयज जो है वो सपोर्टिव हो, कोऑपरेटिव हो। ठीक है, तो हम तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो इसीलिए हमारा ये कंसर्न होता है, इसी वजह से हम इन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ फर्म। क्लियर? अब आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में तो अंडरस्टैंडिंग हो गई कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स एनालाइज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एज द नेम सजेस्ट, इसमें वो सभी फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है which can be expressed in numerical terms। ऐसे फैक्टर्स को एनालाइज करना जिन्हें न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो उन सभी फैक्टर्स की स्टडी क्या कहलाती है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाती है। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम जो फैक्टर्स स्टडी कर रहे हैं उन्हें हम नंबर्स में काउंट कर सकते हैं ना, नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो बेसिकली इसमें किन किन चीजों का एनालिसिस किया जाता है? बेसिकली इसमें कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी किया जाता है। कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें कि अब देखिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की स्टडी इसमें की जाती है उसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आती हैं? जैसे कि बैलेंस शीट है, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, और वो सारी रेशोज, वो सभी फाइनेंशियल रेशोज जिनसे हमें उस कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है और उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है इसके बारे में पता चल सके। उन सभी फैक्टर्स से रिलेटेड जो रेशोज होती हैं वो भी उन सभी रेशोज को एनालाइज करना भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ही इन्वॉल्व होता है। अब रेशोज में क्या क्या रेशोज होती हैं जिससे हमें एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है? देखिए रेशोज में हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशो, ठीक है, सेल्स टर्नओवर रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, अलग अलग टाइप की फाइनेंशियल रेशोज होती है ना, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशो है, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये सारी रेशोज कैलकुलेट की जाती हैं अकाउंटिंग रेशोज के अंदर, फाइनेंशियल रेशोज के अंदर। इनसे भी हमें एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में उन सभी फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है जिससे एक कंपनी की हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो इस एनालिसिस के अंदर हम उन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं जिन्हें कि हम नंबर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उन सभी फैक्टर्स को हम इसके अंदर एनालाइज करते हैं। अब यानी कि कहने का मतलब कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बेसिकली एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट से एक कंपनी की असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, डेटर्स, करंट असेट, फिक्स्ड असेट, इन सभी चीजों की हमें क्लैरिटी मिल जाती है। फिर जो इनकम स्टेटमेंट है उससे एक कंपनी की इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में हमें क्लैरिटी मिलती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इससे ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान कंपनी के अंदर कितना कैश इनफ्लो हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, यानी कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश की जो एंटायर स्टेटमेंट होती है दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। रेशोज जो हैं, जो अलग अलग टाइप की फाइनेंशियल रेशोज हैं, उनसे हमें एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हमें पता चलता है। जैसे कि मैंने आपको रेशोज बताई, डेट टू इक्विटी रेशो, एक कंपनी में डेट कितना है, यानी कि एक कंपनी ने पैसा उधार कितना लिया हुआ है और कंपनी ने अपना पैसा कितना लगाया हुआ है। सेल्स टर्नओवर रेशो कि कितनी टर्नओवर है एक कंपनी की। देन ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। नेट प्रॉफिट रेशो बताती है नेट प्रॉफिट कितना है एक कंपनी का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद एंटायर नेट प्रॉफिट कितना है। देन रिटर्न ऑन इक्विटी, जो पैसा लगाया उस पर हमें कितने रिटर्न मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारी रेशोज जो हैं इनसे भी हमें एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन सभी चीजों को, इन सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना ही क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। जब भी आप किसी फर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मेन पर्पस क्या होता है? आप ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जिस फर्म में बहुत सारे प्रॉफिट्स हो रहे हो, जिस कंपनी की असेट्स बहुत ज्यादा हो, कैपिटल ज्यादा हो, लायबिलिटीज कम हो, उस फर्म में इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंसेस कम हो, उस फर्म के अंदर कैश इनफ्लो ज्यादा हो, आउटफ्लो कम हो, उस फर्म की जितनी भी फाइनेंशियल रेशोज हैं वो उस कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे ना, तो इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले आप इन सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हो। अगर आप कंपनी की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बाद, यानी कि कंपनी का
क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के बाद जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो आपको जानकारी मिली है, उससे अगर आपको एक कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी मिली है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन से आफ्टर एनालाइजिंग ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम इन सभी चीज़ों को एनालाइज करते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स को एनालाइज किया जाता है। अब आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पढ़ी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम जिन फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं, दोज फैक्टर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। अब क्योंकि आप उन सभी फैक्टर्स को न्यूमेरिकल टर्म्स में, नंबर्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इस वजह से क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के बाद हमें कंपनी के हार्ड फैक्ट्स के बारे में भी पता चल जाता है। यानी कि अगर उस फर्म में लॉस हो रहा है तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से साफ साफ दिख जाएगा कि वो फर्म लॉस बियर कर रही है। क्वालिटेटिव एनालिसिस करते समय कंपनी के जो नेगेटिव पॉइंट होते हैं वो हमें नहीं पता चल पाते, बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते समय हमें उस कंपनी के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो हार्ड फैक्ट्स हैं, वो भी हमें क्लियर दिख जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर एक फर्म की लायबिलिटीज ज़्यादा हैं, असेट्स कम है, तो बैलेंस शीट जो है वो ट्रूली उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको क्लियर है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने से एक तो हमें हार्ड फैक्ट्स की जानकारी मिल जाती है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के बाद एक कंपनी अच्छी है या नहीं है, ये सभी इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग सेम होगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के बाद एक कंपनी अच्छी है या नहीं है, वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेरी करेगा। ये जो रिजल्ट है, यानी कि ये जो कंक्लूजन है, क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के बाद जो कंक्लूजन है कि कंपनी अच्छी है या नहीं है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के बाद एक कंपनी अच्छी है या नहीं है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो कंक्लूजन है ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ये हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही होगा। क्योंकि अगर एक कंपनी की असेट ज़्यादा है, अगर एक कंपनी की कैपिटल ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, कैश इनफ्लो ज़्यादा है एज कंपेयर टू कैश आउटफ्लो, तो क्या होगा, तो हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक है। उस कंपनी में पैसा लगाने पर हमें रिटर्न अच्छी मिलेगी, उस कंपनी के शेयर प्राइसेस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एनालिसिस करने के बाद जो कंक्लूजन है कि कंपनी अच्छी है या नहीं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ये जो कंक्लूजन है ये हर पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम रहेगा। क्लियर? तो आई होप आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी समझ में आ गया है, एंड जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है, आई होप ये दोनों टाइप के एनालिसिस आपको समझ में आ गए हैं। इन्हीं दोनों एनालिसिस का कॉम्बिनेशन ही तो फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। तो जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के क्वालिटेटिव फैक्टर्स को भी स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी स्टडी करते हैं। अगर आप दोनों टाइप के फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद, अगर दोनों टाइप के फैक्टर्स के एनालिसिस करने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हैं, तो ही आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम क्रक्स लेकर चलें तो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर बच्चों हम इकोनॉमी को भी स्टडी करते हैं, इंडस्ट्री को भी और कंपनी को भी। यानी कि जिस फर्म में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस फर्म में इन्वेस्ट करने का डिसीजन हम ले रहे हैं, डिसीजन लेने से पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो फर्म जिस इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है, उस इकोनॉमी के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, उस इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, हम इस चीज को भी स्टडी करेंगे। साथ ही वो फर्म जिस इंडस्ट्री के अंडर आती है, उस इंडस्ट्री की क्या पॉलिसीज हैं, उस इंडस्ट्री के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, उसको भी स्टडी करेंगे। और साथ ही उस कंपनी के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को तो स्टडी करेंगे ही। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस करते समय हम एक कंपनी के बिजनेस को डिटेल में स्टडी करते हैं। वो कंपनी जिस इकोनॉमी में एग्जिस्ट कर रही है, उस इकोनॉमी को भी स्टडी करेंगे, उस इंडस्ट्री को भी स्टडी करेंगे, एंड उस कंपनी को तो हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे ही। ठीक है, तो कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका मेन पर्पस होगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। और वो रिटर्न कब मिलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न आपको तब मिलेगी जब आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जो कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होगी। और आप अच्छी फर्म में कब इन्वेस्ट करेंगे, कब इन्वेस्ट कर पाएंगे अच्छी फर्म में? जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद इन्वेस्ट करेंगे।
ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप बेस्ट फर्म में इन्वेस्ट कर पाएंगे, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगी और आपका इन्वेस्टमेंट करने का जो पर्पज है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है जो कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हो।